हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। अभी तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिया है और चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। चैप्टर 2 में हमने 6th सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD के बीच में जो उस वक्त का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री था उसके बारे में मेनली हमने पढ़ा कि किस तरीके से एम्पायर का महाजनपद आता है, फिर महाजनपद के बाद एम्पायर, बड़े बड़े एम्पायर का उदय होता है, फिर किस तरीके से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स आता है, उस वक्त के फॉरेस्ट में क्या प्रोडक्ट्स थे। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री थी उसके बारे में हमने और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में मेनली पढ़ा। इस आज के जो हमारा चैप्टर 3 है वो मेनली है वो सोशल हिस्ट्री है। और सोशल हिस्ट्री में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सोशल हिस्ट्री को किस तरीके से तैयार किया गया, क्या क्या खासियत थी, समाज कैसा था, ये सारी चीज़ों की पूरी चर्चा इसमें की गई है। क्या रूल्स रेगुलेशन थे, फैमिली के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन थे, रॉयल फैमिली के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन थे। तो ये सारी जो एक समाज से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और यारों में भी इसको बांटिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और ये जो तीसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो सबसे पहले हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि किनशिप, कास्ट एंड क्लास क्या था और इसके बीच डिफरेंस क्या है। तो किनशिप हो गया जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, चाहे वो हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हों चाहे वो हमारे दूर के रिश्तेदार हों, वो सारे जो समूह होते हैं उनके लिए किनशिप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे एंसेस्टर्स जो भी होंगे या फिर मेरे जो आगे के जो जनरेशन होगा, मेरे पिताजी के जनरेशन में जो उनके भाई बहन, मतलब मेरे चाचा चाची, फूआ फूफे, या फिर मेरे भाई बहन, या फिर ससुराल से रिलेटेड, मतलब जो भी मैरिज से बना हुआ, खून से बना हुआ जितने भी रिश्ते हैं वो सारे जो आपस में कहलाते हैं वो किनशिप कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कास्ट एंड क्लास क्या है। अब कास्ट का जो अवधारणा है वो सबसे पहले जो कास्ट का कॉन्सेप्ट आया है वो ऋग्वेद में सबसे लास्ट वाले जो उनका एक मंडल है उसमें कास्ट शब्द का कॉन्सेप्ट आया है। और जब उसमें कहा गया है कि 4 कास्ट होंगे और ये चारों कास्ट कौन कौन हैं, तो ब्रह्मा के सिर से जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, जो हाथों से वो क्षत्रिय है, जो कमर के आसपास के बॉडी से जो पैदा हुआ वो वैश्य है और पैरों से जो पैदा हुआ वो शूद्र है। तो इस तरीके से कास्ट की अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता है ऑलमोस्ट वैदिक पीरियड के बाद, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा बहुत था और लेटर वैदिक पीरियड के बाद ये काफ़ी एक रिजिड सिस्टम के रूप में, एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट सिस्टम के रूप में ये एस्टेब्लिश हुआ। अब क्लास क्या है। अब क्लास वो है जैसे जिस तरीके से कास्ट जो है वो बाय बर्थ, मतलब आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हुए क्लास और कास्ट को आप समझ सकते हैं कि जहाँ कास्ट जो है वो एक सोशल स्टेटस है जो बाय बर्थ मिलता है हमें, मतलब कि एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, एक शूद्र का बेटा शूद्र होगा। वहीं क्लास जो है उसका सोसाइटी से ज़्यादा उसका संबंध जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन से ज़्यादा है। इकोनॉमिक कंडीशन जो प्रोफेशनल लाइफ होता है, जैसे कि पॉलिटिकल क्लास हम बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक क्लास बोलते हैं, लेबर क्लास बोलते हैं। तो इस तरह के जो मिडिल क्लास हुआ, लोअर क्लास हुआ, अपर क्लास हुआ, तो एक इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे वो मतलब उसको डिवाइड किया जा सकता है। कास्ट को आप नहीं बदल सकते, आप जिस कास्ट में पैदा हुए हैं आप उसी कास्ट के माने जाएंगे, लेकिन क्लास को आप बदल सकते हैं। एक अमीर का बेटा गरीब भी हो सकता है और एक गरीब का बेटा अमीर भी हो सकता है। तो कास्ट जो है वो बदला जा सकता है, उनके हाथ में कितना पावर है, उनके पास कितनी धन संपत्ति है, उसके बेसिस पे इंसान का क्लास जो है वो बदल सकता है। तो ये इस टर्म का जो पूरी मीनिंग थी वो ये है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो पूरा सोशल हिस्ट्री तैयार किया गया उसके लिए किस तरह के सोर्सेस का इस्तेमाल हुआ। अब जब हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो इंस्क्रिप्शंस थे या फिर जो कॉइन्स थे या जो प्रशस्तियाँ थी या फिर जो
ऐसे टेक्स्ट थे जो कि राजा के दरबारियों ने लिखा था, दरबारी जो राइटर्स थे उन्होंने लिखा था। तो उसके ज़रिए हम राजा और जो रूलिंग क्लास था उसके बारे में हमने जाना, सिक्कों से हमने उस समय के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जाना। लेकिन इन सब चीज़ों से उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी, उसके उस सोशल नॉर्म्स क्या थे, लोगों के आम लोगों का जीवन कैसा था, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। क्योंकि जो भी मतलब जो राजा की तरफ से जो भी चीज़ें लिखी जा रही थी उसमें मेनली राजा का पॉइंट ऑफ व्यू होता, उसमें जनता के बारे में बहुत ऐसी चीज़ें नहीं थी। राजा जो कर रहा था, जो राजा को जो सही लग रहा था वो उसमें लिख रहा था। तो जो सच में क्या एक उस वक्त का सोशल कंडीशन क्या था उसको समझने के लिए हम अलग अलग तरह के टेक्स्ट को हमने पढ़ा, मतलब हिस्टोरियन ने पढ़ा और फिर उसका एक कंपैरेटिव स्टडी किया और उस स्टडी के बेसिस पे उस समय के सोशल हिस्ट्री को उन्होंने तैयार किया। अब जैसे कि अगर किताबें वो पढ़ रहे हैं तो उस किताब की रचना किसने की, वो किताब कब लिखी गई, उसमें उसका लैंग्वेज कैसा है, फिर उसी से मिलता अलग अलग रीजन, किस रीजन में वो लिखा गया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा हिस्ट्री जो सोशल हिस्ट्री है वो तैयार किया गया। अब आपका जो ये चैप्टर है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, इसमें महाभारत का काफ़ी रेफरेंस आता है। क्योंकि मतलब कि जो उस वक्त महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो बहुत ही विशाल है और उसकी रचना भी की गई है, वो लगभग 1000 वर्ष तक उसकी रचना की गई है। और ऐसा माना जाता है कि उसमें अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग समूह के लिए, राजाओं के लिए, आम जनता के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ उसमें लिखा गया है। तो इसलिए सोशल हिस्ट्री को तैयार करने में महाभारत एक वन ऑफ द मेन सोर्सेस माना जाता है। इसके साथ साथ मनुस्मृति भी उस वक्त का एक मेन सोर्सेस है। फिर आपका साउथ इंडिया के भी बहुत सारे सोर्सेस थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे कि पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा कि जातक कथा या फिर पंचतंत्र जो है वो एक मेन सोर्स है, जैसे कि हम आम जनता के जीवन के बारे में या फिर राजतंत्र उस समय की व्यवस्था में क्या कमियां थी उसके बारे में जान पाते हैं। तो क्योंकि अभी आपके ये जो चैप्टर है उसमें महाभारत का एक बहुत बड़ा पोर्शन इसमें कोट किया गया है और महाभारत के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बेस्ड है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप महाभारत के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको मैं महाभारत की एक स्टोरी मतलब कि कोशिश करूँगी कि शॉर्ट फॉर्म में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं एक मतलब इतनी स्टोरी में बता दूं कि महाभारत के बारे में आपका जो भी इसमें रेफरेंस दिया गया है वो उसको आप समझ सकें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को महाभारत के बारे में बताऊंगी, उसकी स्टोरी के बारे में बताऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बाकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कहाँ पे क्या क्या रेफरेंस यूज़ किया गया उसको पूरा समझाऊंगी। तो चलिए पहले हम महाभारत की चर्चा कर लेते हैं। और आपके इस बुक में दिया गया है जिस तरीके से कि महाभारत जो है मतलब एक बहुत ही विशाल मतलब एक बहुत ही बड़ा टेक्स्ट है जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं और इसकी जो रचना की गई थी वो 6th सेंचुरी BC के ऑनवर्ड लगभग 1000 वर्षों तक माना जाता है कि महाभारत को लिखा गया था। वैसे तो जो महाभारत के रचयिता माने जाते हैं वो वेद व्यास माने जाते हैं, लेकिन जब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो उसकी एक अलग व्याख्या होती है। तो ये लगभग 1 लाख श्लोक है, इसमें 1000 वर्षों तक यह पूरा जो टेक्स्ट है वो लिखा गया था। 500 BC से इसके लिखने की शुरुआत हुई थी और कुछ कहानियाँ तो ऐसी हैं जो 500 BC से भी पहले की हैं, क्योंकि महाभारत में जो एक राज्य की बात की गई है, जो क्षेत्र की बात की गई है, वो महाजनपद से मिलता जुलता क्षेत्र, मतलब महाजनपद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी वो सारे क्षेत्र हैं, जैसे कि कुरु महाजनपद में भी कुरु एक था, पांचाल महाजनपद में भी पांचाल था, जिसका जिक्र महाभारत में भी आता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि महाभारत की रचना तो ठीक है 1000 वर्षों तक की गई थी, गुप्ता पीरियड में आके इसको कंपाइल भी किया गया था, मतलब इसका एक लिखा गया था। लेकिन इन पिछले 2000 वर्षों में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उनका अपना एक बहुत ही वेरिएशन के साथ महाभारत की रचना की गई। मतलब कि बंगाल का में कुछ डिफरेंट, कहाँ कश्मीर में कुछ डिफरेंट, साउथ इंडिया में कुछ और। तो
19 में वीवी सुक्थांकर एक संस्कृत के विद्वान थे, वी एस सुक्थांकर नाम के एक संस्कृत के विद्वान थे। उनके लीडरशिप में एक कमेटी का गठन किया गया और जिसमें और भी बहुत सारे मतलब दर्जनों और संस्कृत के विद्वान थे और उनको यह काम दिया गया कि जो महाभारत को एक फाइनल रूप में लिखा जाए। फिर इन लोगों ने इस पे काम स्टार्ट किया और लगभग 47 ईयर्स लगभग 47 ईयर्स तक ये काम पूरा चला। और उसके बाद जितने भी तरह के महाभारत हिंदुस्तान में थे, चाहे वो उड़ीसा या बंगाल या तमिल या फिर तेलुगु या फिर आपका कश्मीर या फिर हिंदी में तो संस्कृत में तो था ही, तो जितने भी तरह के महाभारत थे सबको लाया गया और सबको पढ़ा गया। और जो भी उन सारे महाभारतों में जो कॉमन फैक्ट्स था, जो कॉमन चीज़ें थी, उसको लिया गया और उसके बाद एक नए महाभारत को कंपाइल किया गया। और ऐसा यह जो नया जो वर्जन था महाभारत का, उसका वह करीब 13,000 पेज का वो महाभारत तैयार हुआ था। आप समझ सकते हैं 13,000 पेज का वह पूरा महाग्रंथ तैयार हुआ था। और जो भी वेरिएशन था उसको भी उस महाभारत में उसका नोट डाउन किया गया। मतलब जो फुट नोट था उसमें लिखा गया कि हाँ ये मतलब कि बांग्ला महाभारत में ये चीज़ें लिखी गई हैं, कश्मीरी महाभारत में ये चीज़ें लिखी गई हैं, या नेपाली में ये चीज़ें लिखी गई हैं, तो उन सब का भी उसमें वर्णन किया गया था। तो इस तरीके से महाभारत की रचना जो है 1909 में एक कमेटी बनी थी वी.एस. सुक्थांकर के नेतृत्व में, और उन्होंने लगभग 47 ईयर्स के अध्ययन के बाद एक महाभारत का एक पूरा कंपाइलेशन किया था और यह 13,000 पेज का पूरा महाभारत तैयार हुआ था। तो ये महाभारत से जुड़ी हुई ये जो रिसर्च है उसके बारे में है। और यहाँ पे महाभारत की कहानी शुरू करने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि जो कि आपकी किताब में ही दिया गया है कि 19th सेंचुरी में जब सोशल हिस्ट्री को समझने का प्रयास शुरू हुआ, तो उस वक्त जो भी हिस्टोरियन थे, जो भी रिसर्चर थे, तो उन्होंने जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो भी था, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था, तो उसको उन्होंने पढ़ा और उसको उन्होंने एज इट इज़ उसको समझ लिया कि हाँ मतलब इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उस वक्त की सोसाइटी ऐसी ही थी। लेकिन फिर बाद में जाके जब इस और भी रीजन के टेक्स्ट को पढ़ा गया और उसमें जो वेरिएशन देखा गया, उसके बाद फिर दोबारा से सोशल हिस्ट्री पे रिसर्च शुरू हुआ। और उसके बाद संस्कृत टेक्स्ट में जो भी चीज़ें लिखी हुई थी, या फिर पाली में पाली के जो किताबें थी उसमें लिखी हुई थी, या फिर प्राकृत में, या फिर तमिल में, जो भी इन सारे ग्रंथों में जो भी चीज़ें लिखी हुई थी उसका एक कंपैरेटिव स्टडी किया गया और उसके बाद सोशल हिस्ट्री को तैयार किया गया। ये नहीं कि मनुस्मृति में जो लिखा हुआ या गृहसूत्र में जो लिखा हुआ या पुराणों में जो है या महाभारत में जो है वो एज इट इज़ उसको, जो कि पहले के विद्वान ऐसा कर रहे थे, एज इट इज़ उसको सोशल नॉर्म्स मान लिया जाए कि हाँ उस वक्त का सोशल नॉर्म्स यही था। ऐसा नहीं था। तब उन्होंने जब कंपैरेटिव स्टडी हुआ तो एक अलग तरह का इतिहास सामने आया। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत की। महाभारत एक काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, जैसा कि अभी पीछे मैंने आपको बताया कि 13,000 पृष्ठ में ये पूरा का पूरा महाभारत जो कंपाइल हुआ था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे। हम मुख्य पॉइंट जो उसकी मेन जो स्टोरी है उसको हम बता देना चाहते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप एक अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और सिर्फ रट के कोई भी चीज़ें इस एग्ज़ाम में चले जाना तो फिर शायद अच्छे मार्क्स लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं उसके आगे पीछे की बातों को जानते समझते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। तो महाभारत की जो कहानी शुरू होती है वैसे तो बहुत पुरानी, मतलब कि भरत से, जो राजा भरत थे जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, उस वक्त से स्टार्ट होता है। लेकिन हम अभी इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो मैं बताती हूँ कि शांतनु जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे, और उन्होंने गंगा, जो कि गंगा नदी, गंगा माँ है, उनसे उन्होंने विवाह किया था। मतलब देवी गंगा से उनको प्यार हो गया था और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। तो गंगा ने उनके सामने एक शर्त रखा कि मैं आपसे तभी शादी करूंगी जब मैं जो भी करूं उस पर आप सवाल नहीं उठाएंगे, आपसे मेरे से पूछेंगे नहीं कि मैं ये चीज़ें क्यों कर रही हूँ। तो शांतनु ने बोला कि ठीक है, मैं आपसे कभी भी कोई सवाल नहीं करूँगा। और फिर उन दोनों की शादी होती है। दोनों की शादी होती है। उसके बाद
उनके बच्चे होते हैं, तो एक के बाद एक मतलब करीब 7 या 8 कुछ ऐसे बच्चे थे। उसको उन्होंने, गंगा ने जाकर जैसे ही पैदा होता था जाके उन्हें गंगा नदी में डुबो देती थी और वो बच्चा जो है वो ख़त्म हो जाता था। हर बार शांतनु अपने वचन से बंधे हुए रहते थे, वो पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो पूछते तो गंगा वापस चली जाती। लेकिन जब आखिरी बच्चा जब पैदा होता है तो शांतनु को रहा नहीं जाता और फिर वो गंगा से पूछते हैं कि तुम क्यों सारे बच्चों को की जाने क्यों ले रही हो। तब गंगा उनसे बताती है कि आपने अपना वचन तोड़ा है, क्योंकि मैंने आपसे वचन लिया था कि आप मेरे से कभी कोई कुछ पूछेंगे नहीं, मैं जो भी करूँगा। तो बोलते हैं नहीं, मैं तो पूछूंगा ना, क्योंकि तुम एक एक करके मेरे सारे बच्चों को मार दे रही हो। तब वो उन्हें बताती हैं कि ये जो बच्चे हैं वो एक्चुअली गंधर्व थे, गंधर्व जो कि स्वर्ग में मतलब वो रहते थे, और उनको श्राप मिला था कि वो धरती पे आकर पर पैदा होंगे। और फिर मैंने उन्हें उनसे यह वादा किया था कि मैं धरती पे जाऊंगी और उन्हें इस जन्म मृत्यु के जो चक्र होता है धरती पे जन्म लेने के बाद, उससे मैं उन्हें मुक्त करूंगी। तो ये जो बच्चे थे वो वही गंधर्व थे और इस वजह से मैं उन्हें उस श्राप से मुक्त कर रही थी। तो खैर आखिरी बच्चा जो था फिर उसको गंगा ने नहीं मारा और उसके बाद गंगा बोलती हैं शांतनु से कि ठीक है, अब मैं इस बच्चे को लेकर जा रही हूँ और जब इस बच्चे को इस लायक बनाऊंगी कि यह तुम्हारा एक योग्य उत्तराधिकारी बने। और गंगा उस बच्चे को लेकर चली जाती हैं और फिर जब वह एक युवा अवस्था में जब वो बच्चा आता है, जब बड़ा हो जाता है, जब बालिग हो जाता है, तो एक दिन गंगा आकर उस बच्चे को शांतनु को दे देती है और उस बच्चे का नाम होता है देवव्रत। सब कुछ बहुत अच्छा होता है। देवव्रत जो है वो एक योग्य उत्तराधिकारी था, एक योग्य युवराज था, उसे आगे होने मतलब भविष्य का राजा था और एक बहुत ही वीर, बहुत योद्धा था, धनु मतलब कोई भी ऐसा गुण नहीं था जो कि देवव्रत में नहीं था। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बस उसी दौरान शांतनु को एक बार फिर से प्यार हो जाता है और यह इस बार उनको प्यार होता है सत्यवती से। तो सत्यवती से वो शादी करना चाहते हैं और इसके लिए वो सत्यवती के पिता के पास जाते हैं कि आप अपनी कन्या का हाथ मुझे दे दीजिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके पास आपका एक पुत्र है तो आपके बाद वही आपका राजा बनेगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी जो है वो किसी और के अधीन में रहे, तो मैं अपनी बेटी की शादी तभी आपसे करूँगा जब मेरी बेटी का जो बच्चा होगा वो हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो शांतनु ने बोला ये कैसे हो सकता है, मेरा बड़ा पुत्र है, मैं उसके अधिकारों को कैसे मैं मतलब ले सकता हूँ। तो वो वापस चले जाते हैं, लेकिन राजा काफ़ी दुखी रहने लगते हैं शांतनु। तो ये चीज़ें देवव्रत की नज़र में आती है कि क्या बात है कि पिताजी इतने दुखी क्यों हैं। तो देवव्रत अपने लेवल पे पता करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि सत्यवती के कारण जो है वो शांतनु दुखी हैं और वो उनसे शादी करना चाहते हैं। फिर देवव्रत सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप अपनी कन्या का हाथ मेरे पिताजी के हाथ में दीजिए, मेरे पिताजी जो हैं उनसे प्यार करते हैं। तो उनके फिर जो सत्यवती के पिता थे उन्होंने फिर से वही शर्त रखी। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये इतनी सी बात है, तो ऐसा है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ कि राजा जो है वो आपका जो भी नाती, आपकी पुत्री का जो भी बेटा होगा वही राजा बनेगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन कल को आपका पुत्र, आप शादी करेंगे, आपका पुत्र होगा तो वो तो राजा बनेगा ना, क्योंकि लीगल जो वारिस हैं, जो लीगल हायर है वो तो आप ही हैं, तो अधिकार तो आपके बच्चों का भी बनता है इस राजगद्दी पे। तो कल को अगर वो बनेगा फिर तो मेरे बच्चों को हटाकर वो बन जाएगा राजा। तो फिर देवव्रत ने एक वचन दिया सत्यवती के पिता को कि मैं राजा बनूंगा, ना मैं कभी शादी करूंगा, और मैं शादी ही नहीं करूंगा तो फिर ना तो मेरी कोई संतान होगी और ना ही ये समस्या उत्पन्न होगी। फिर जाकर जो सत्यवती और शांतनु का विवाह होते हैं। लेकिन यह जो प्रण जो लिया था देवव्रत ने, ये एक बहुत ही भीषण प्रण था, क्योंकि एक राजपुरुष जो कि उस वक्त 2-2, 4-4 और पता नहीं कितनी शादियां करते थे, वो शादी नहीं करने का प्रण ले रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रण था और जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो भीष्म पड़ा। फिर सत्यवती और शांतनु की शादी हो जाती है और इस प्रण की वजह से शांतनु ने देवव्रत को यानी कि भीष्म को यह आशीर्वाद दिया था कि जब तक भीष्म नहीं चाहेंगे तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से सब कुछ फिर ठीक ठाक चलने लगा। सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसी बीच शांतनु की मृत्यु हो जाती है और फिर जो शांतनु और सत्यवती के बड़े पुत्र थे
चित्रांगद वो राजा बनते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक युद्ध में वो भी मारे जाते हैं। फिर उनके छोटे पुत्र जो थे विचित्रवीर वो राजा बनते हैं और फिर उनकी शादी काशी की राजकुमारी अंबिका और अम्बालिका के साथ होती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद विचित्रवीर की भी मृत्यु हो जाती है और कोई संतान उनकी नहीं होती है। अब फिर से समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हस्तिनापुर का युवराज कौन बनेगा। सत्यवती भीष्म से कहती हैं कि तुम विवाह कर लो और तुम्हारी जो संतान होगी वो हस्तिनापुर का राजा बनेंगे। तो लेकिन भीष्म ने मना कर दिया क्योंकि मैं तो प्रण से बंधा हुआ हूँ, मैं तो शादी कर नहीं सकता हूँ। तो फिर उसके बाद कोई और रास्ता ना देखकर सत्यवती अपने शांतनु से शादी होने से पहले उनका एक पुत्र था जो कि एक ऋषि के साथ उनके संयोग की वजह से हुआ था और वो खुद भी एक बहुत बड़े ऋषि थे और ऋषि व्यास। तो सत्यवती ने ऋषि व्यास को बुलाया और उनसे बोला कि तुम मेरी बहुओं के साथ एक संबंध बनाकर एक मुझे युवराज दो, क्योंकि उस वक्त ये चीज़ें लीगल थी। हम ऋग्वेद में भी इस चीज़ का एक वर्णन है। एक नियोग प्रथा नाम की एक प्रथा हुआ करती थी जिसमें ये लिखा गया इसमें जिसके तहत कोई भी स्त्री जो उसका पति संतान के पैदा होने से पहले अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वो अपने पति के भाई के साथ संबंध बनाकर संतान की प्राप्ति कर सकती है। तो यहाँ पे भी इसी प्रथा का इस्तेमाल किया गया और ऋषि व्यास और अंबिका के बीच संबंध बना, बट ये जो बच्चा था वो अंधा पैदा हुआ। तो फिर उसके बाद अम्बालिका के साथ दोबारा से उन्होंने ऋषि व्यास ने संबंध बनाया, तो उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो तो सब कुछ ठीक था, विद्वान था, सब कुछ था, वीर था, सब कुछ था, लेकिन वो बच्चा पीला रंग का हुआ क्योंकि वो संबंध बनाते वक्त ऐसा कहा, उसमें महाभारत में लिखा हुआ है कि वो बिल्कुल पेल पड़ गई थी, पीली पड़ गई थी, जिसकी वजह से उसकी संतान जो हुई थी वो पीले रंग का हुआ था, बीमारी से किसी एक बीमारी से ग्रसित था। फिर दासी के साथ उनका संबंध होता है। फिर विदुर जो थे एक बहुत विद्वान थे जो कि आगे चलकर हस्तिनापुर के मंत्री बनते हैं, तो उनका जन्म होता है। तो इस तरीके से फिर हुआ कि यहाँ धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, फिर पांडु का और विदुर का जन्म होता है। अब धृतराष्ट्र क्योंकि थे तो बड़े, लेकिन उनकी वो अंधे थे और इस वजह से अब इसमें ये भी है कि राजा का कैसा होना चाहिए, क्योंकि राजा एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, तो किसी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। तो धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे थे तो उनको राजा नहीं बनाया गया, बल्कि पांडु को राजा बनाया गया, क्योंकि पांडु हर तरीके से सक्षम थे राजा बनने के लिए। पांडु राजा बनते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों ही राजकुमारों की शादी होती है। धृतराष्ट्र की शादी जहाँ गांधारी से होती है, जो कि गांधार की राजकुमारी होती हैं। वहीं जो पांडु थे उनकी दो शादियाँ होती हैं, एक कुंती से होती है, दूसरी माद्री से होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि पांडु शिकार के लिए जाते हैं और शिकार के दौरान वो एक तीर चलाते हैं ये समझकर कि कोई मृग जो है वो खेल रहा है कहीं एक पेड़ के पीछे, और जैसे ही वो जब अपना वाहन चलाते हैं तो फिर उसके बाद जाके देखते हैं कि नहीं, वो कोई मृग नहीं था, बल्कि वो एक ऋषि थे जो कि अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे थे। और उन ऋषि का नाम था किदम्ब ऋषि थे, जो कि अपनी पत्नी के साथ थे। और इस बाण के लगने की वजह से दोनों की मृत्यु हो जाती है। और मरते हुए उस ऋषि ने पांडु को यह श्राप दिया कि जिस तरीके से वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग में थे और उनको पांडु ने मार दिया, तो पांडु भी कभी अपनी पत्नी के साथ सुख नहीं भोग सकता। फिर पांडु को काफ़ी ग्लानि होने लगती है कि उसने एक ऋषि की हत्या की। फिर वो अपना राजपाट छोड़कर और धृतराष्ट्र को अपना एक प्रतिनिधि के रूप में गद्दी पे बिठाकर वो जंगल में चले गए अपनी पत्नियों के साथ प्रायश्चित करने। लेकिन इसी दौरान जंगल में पांडु की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले क्या होता है कि पांडु के 5 पुत्र होते हैं, 3 कुंती से और 2 माद्री से। पांडु के पुत्र होने से पांडु का जो सबसे बड़ा पुत्र था युधिष्ठिर, वह धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन से भी बड़ा था। और जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ तो यह गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा एक सदमे की बात थी, क्योंकि अब जो सत्ता के ऊपर जो गद्दी के ऊपर जो एक एक लीगली जो उनका अधिकार हो सकता था पुत्र के जरिए, वो भी एक संभावना ख़त्म हो चुकी थी। फिर
इस तरीके से फिर पांडु की मृत्यु हो जाती है। फिर जो उनके साथ माद्री जो उनकी छोटी पत्नी होती हैं वो उनके साथ सती हो जाती है। फिर कुंती के साथ सारे पांचों बच्चे वापस राजमहल में आते हैं और कौरवों के साथ और पांडवों के साथ वहाँ पे उनकी शिक्षा दीक्षा और उनकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। लेकिन उनके आने के बाद दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं एक भय आ गया था कि राजा, क्योंकि राजा तो बड़ा तो युधिष्ठिर था, तो राजा अगला राजा जो है वो युधिष्ठिर बनेगा। फिर दोनों सारे बच्चे बड़े होते हैं और उत्तराधिकार की बात आती है कि अब हस्तिनापुर को नया राजा मिल जाना चाहिए। और क्योंकि यह गद्दी जो है वो पांडु से को बिलोंग करती है, तो जो अब धृतराष्ट्र को वो गद्दी खाली करके युधिष्ठिर को दे देना चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर अब इस योग्य हो चुका है कि वो राजगद्दी को संभाल सके। जो भी राज दरबार के जो भी विद्वान थे, जो मंत्री थे या फिर जो प्रजा थी, सभी ये चाहती थे कि युधिष्ठिर राजा बन जाए। लेकिन दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने, बल्कि दुर्योधन खुद राजा बनना चाहता था। और वो अपने जैसा कि आपकी किताब में भी इस चीज़ का एक उल्लेख किया गया है कि अगर युधिष्ठिर राजा बन गया, क्योंकि यह गद्दी जो थी वो लीगली आपको बिलोंग करती थी, लेकिन क्योंकि आप अंधे थे तो यह गद्दी पांडु को मिली। अब अगर युधिष्ठिर राजा बन जाएगा तो यह गद्दी कभी भी हमारे परिवार में नहीं आएगा, क्योंकि युधिष्ठिर के बाद वो उसके बच्चों को मिलेगा, फिर उसके बच्चों को मिलेगा, और हम हमेशा से राज्य के इस नाम मतलब राज्य के पूरी इस परंपरा से हम आउट हो जाएंगे। तो मैं हर कीमत पे यह गद्दी में किसी भी कीमत पे युधिष्ठिर को नहीं दे सकता हूँ। फिर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं कि लाक्षागृह का एक घटना घटती है, जिसकी वजह से वो लोग मारने की कोशिश की, मतलब जो दुर्योधन था वो पांडवों को मारने की कोशिश करता है, मगर विदुर की सूझबूझ की वजह से, विदुर जो कि दासी का बेटा था और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उन लोगों को बचाया जाता है और वो लोग कुछ दिन जाके जंगल में रहते हैं, फिर वापस आते हैं। फिर उसके बाद उसी जंगल में रहने के दौरान ही उनकी शादी पांचाली से होती है, यानी कि द्रौपदी से होती है। स्वयंवर में वो द्रौपदी को जीतते हैं। फिर वो वापस आते हैं, फिर वो उनको राजा बनाने की बात चल रही होती है। इस बीच दुर्योधन राजा बन चुका था, क्योंकि सबको ये लगा था कि लाक्षागृह में जब आग लगी थी कि पांडव जो है उसमें जल के मर गए हैं। लेकिन बाद में जब स्वयंवर में पांडव आते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं, पांडव तो जिंदा है। तो दुर्योधन देने को तैयार नहीं होता है, तो फिर राज्य का बंटवारा कर दिया जाता है कि एक पोर्शन जो है, इंद्रप्रस्थ का जो पोर्शन है वो पांडवों को मिल गया और हस्तिनापुर कौरवों को मिल गया। अब जब पांडवों को हस्तिनापुर मिला तो उन्होंने ये इंद्रप्रस्थ मिला तो ये एक जंगल था, और फिर उन्होंने अपनी मेहनत से उसे एक बहुत ही प्रॉस्पर लैंड के रूप में डेवलप किया और एक बहुत ही भव्य राजमहल का निर्माण किया। और जब उसका उद्घाटन था तो उसमें दुर्योधन को और बाकी लोगों को भी, जितने भी उस वक्त के आर्यावर्त कहा जाता था उस वक्त भारत को, आर्यावर्त के अलग अलग राजाओं को बुलाया गया और यज्ञ किया था उसमें युधिष्ठिर ने। अब दुर्योधन की नज़र युधिष्ठिर के राज्य के ऊपर भी पड़ गई कि अब मुझे वो भी राज्य चाहिए। फिर वो उन लोगों को बुलाते हैं और जुआ खेलने की, जो उस वक्त उसको द्यूत कीरा बोला गया, उसमें उसको खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि द्यूत कीरा जो जुआ था वो युधिष्ठिर की कमजोरी थी। फिर किस तरीके उसमें छल कपट होता है, उसमें द्रौपदी को ये लोग हार जाते हैं, अपना सारा राज्य हार जाते हैं, उनको जंगल जाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर जंगल जब वो चले जाते हैं, फिर वापस जंगल से आते हैं, तो फिर जब गद्दी देने की बात होती है तो फिर वो मना कर देता है। और उसके बाद जो है वो कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, जिसमें फिर उसमें आपकी किताब में एक उसमें इस चीज़ ये भी वर्णन किया गया है कि किस तरीके से गांधारी युद्ध से पहले इसको समझाने की कोशिश करती है, अपने बेटे युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश करती है कि पुत्र, इस तरह की युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और तुम अच्छे व्यवहार से अपने जो भी तुम्हारे बड़े हैं, जो भी तुम्हारी प्रजा है, उसके मतलब उनका आशीर्वाद जीतो। इस तरीके से युद्ध में तो कुछ, इसमें युद्ध में तो सिर्फ विनाश होना है, लेकिन दुर्योधन था वो किसी की कुछ सुनने को तैयार नहीं था। और फिर इन दोनों के बीच, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होता है, और जिसमें कौरव जो थे वो हारते हैं और पांडव जीतते हैं, और फिर पांडव हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। तो ये पूरी की पूरी महाभारत की कहानी थी, जो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और इस चैप्टर को समझने के लिए महाभारत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी जगहों पे महाभारत का रेफरेंस दिया गया है। तो अब शायद आप इस कहानी को सुनने के बाद जब आप उस रेफरेंस को देखेंगे तो शायद आपको समझ में बेहतर तरीके से समझ में आएगा।
अब हम आगे पढ़ेंगे जो वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेनली कि मैरिज के बारे में, कि उस वक्त कौन कौन से मैरिज था, या फिर उस वक्त का पैट्रिलिनियल सिस्टम था, मैट्रिलिनियल सिस्टम था, एक्सोगेमी, इंडोगेमी, इस तरह की चीज़ें जो भी हैं वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके कुछ सवाल हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और ताकि हम उसको अपने अगले वीडियो में एड्रेस कर सकें। और CUET के लिए भी मैं एक अलग से बैच शुरू करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को हमारा यह बैच ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।